हेलो बच्चों, प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया थी, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर जितने बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सबको बेटा अपन ट्राई करते हैं। तो एक बार जो लास्ट लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने लिखी थी उन सबको एक बार मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ, उसके बाद में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो जो चीजें पढ़ी थी एक बार 2-4 मिनट में अपन उसका रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया थी उसके समाकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो बेटा उसकी इक्वेशन क्या थी कि k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इस वाली जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को बेटा अपन क्या नाम दे रहे थे कि सर इस इक्वेशन का नाम था प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। बेटा यहाँ कौन कौन सी चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेटा के होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर के बराबर होगा रेट कांस्टेंट, दर नियतांक जिसको बोलते हैं। यहाँ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर टी होगा वो समय को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा ए नोट होगा वो ए नोट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि टी इक्वल्स टू 0 समय पर ए की सांद्रता। और बेटा 80 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि सर 80 रिप्रेजेंट करेगा टी इक्वल्स टू टी समय पर ए की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ये अपन ने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसके बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसकी बेटा ये अपने पास में एक समाकलित वेग समीकरण थी। इसके बाद में इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है अपने पास में चरघातांकी रूप, तो वो बेटा क्या फॉर्मूला था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का चरघातांकी रूप क्या होता है, चरघातांकी जो रूप होगा बेटा उसका फॉर्मूला था अपने पास में कि 80 बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बेटा इसका फॉर्मूला था कि 80 बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। बेटा ये अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया था उसकी समाकलित वेग समीकरण थी। बेटा इस वाली इक्वेशन के अंदर अपने को 2-3 चीजें ध्यान रखनी थी कि सर इस वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो अपने पास में एक जो 80 होगा उसके बीच में और टी के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर अपन पुट करना चाहेंगे तो बेटा यहाँ एक ग्राफ पुट करना है अपने को। एक तो 80 होगा उसके बीच में और दूसरा बेटा समय होगा उसके बीच में अगर ग्राफ पुट करना है तो बेटा ये एक्सपोनेंशियली एक डिक्रीज होता हुआ अपने को क्या मिलेगा इसके अंदर ग्राफ मिलने वाला था। इसके बाद में बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए जो अर्धायुकाल होगा जिसको टी हाफ बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या था कि सर उसका फॉर्मूला था 0.693 अपॉन के। बेटा ये अपने पास में एक फॉर्मूला था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कि सर यहाँ से जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होगा जिसको टी हाफ बोलते हैं वो बेटा उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 के क्या होने वाला है बराबर होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ टी हाफ और बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचूं तो बेटा वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। और जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी बेटा उस प्रथम कोटि अभिक्रिया की जनरल इक्वेशन क्या होती है तो आपको होगी सर रेट बराबर होगी के ए की पावर एन करते हैं जहां एन नंबर ऑफ जो ऑर्डर होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सर यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी इसका मतलब एक जो एन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसका मतलब सर ये वाली जो इक्वेशन है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या है अपने पास में एक जनरल इक्वेशन है। तो इसका बेटा अपने पास में ये एक रिजल्ट होने वाला। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर पढ़नी थी।
इसके बाद में इस इक्वेशन को थोड़ा अगर मैं मॉडिफाई वर्जन लिखना चाहूँ तो आगे की तरफ ग्राफ वगैरह है उसको भी अपन क्या करने वाले बेटा, ग्राफ को भी अपन प्लॉट करने वाले। तो इसके अंदर अपने पास में एक जनरल इक्वेशन रहेगी। जो नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि सर ये जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन कि के बराबर, कि सर आपके पास में इक्वेशन थी के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। सर इस इक्वेशन को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है और एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा वो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है तो उसको मैं एक बार बताता हूँ कि सर इस वाली ग्राफ को थोड़ा आप इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करो और एक ग्राफ प्लॉट करो आप किस किस के बीच में, कि सर आप ग्राफ प्लॉट करो इस तरफ तो log 80 होना चाहिए और सर इस तरफ आपके पास में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा इसमें जो वाई एक्सिस पे होगा उसको एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ भेजना है। तो बेटा वाई एक्सिस पे log 80 है तो इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा कि log 80 होगा वो बराबर होगा log ए नोट माइनस माइनस के अपॉन 2.303 गुणा टाइम। तो बेटा ये अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना था। यहाँ से बेटा अपने पास में ढाल जो दिखाई दे रहा है कि सर इसका स्लोप होगा, जिसको मैं ढाल बोलूंगा, वो बराबर होगा किसके, कि सर वो बराबर होगा माइनस के अपॉन 2.303 के क्या होने वाला है, बराबर होगा। इसका मतलब सर जो ग्राफ होगा उसका ढाल अपने को ऐसा दिखने वाला है कि सर ये इसका एक ढाल रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, कि सर यहाँ से ढाल होगा उसकी वैल्यू अपने पास में रहेगी माइनस के अपॉन 2.303। इसकी क्या रहने वाली है, एक वैल्यू रहने वाली है। बेटा ये सब चीज़ें अपने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। इसके बाद में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल का एक फॉर्मूला अपने पास में था कि सर टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या होगा, बेटा उसका भी एक फॉर्मूला था कि सर जो के बराबर होगा वो होगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। बेटा ये अपने पास में एक टाइम इंटरवल का फॉर्मूला रहेगा। ये बेटा टाइम इंटरवल का फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स अपने पास में थे कि जैसे मान लो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 75% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा उसके फॉर्मूला था कि 75% अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होगी उसमें खत्म होने में टाइम लगेगा 2t हाफ। ऐसे बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 87.5 खत्म होने में कितना लगेगा, कि सर उसके अंदर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, 3t हाफ। ऐसे बेटा अलग अलग टाइप के और भी रिजल्ट्स थे जो आपको क्या करने थे, इसके अंदर ध्यान रखने थे। तो बेटा अब अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये थ्योरी के बाद में पहला क्वेश्चन रहेगा। ये बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 52 है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका बेटा टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर 60 मिनट दे रखी है। तो 240 मिनट के बाद ये कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा, इसके बारे में अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो बेटा इसमें एक तो जनरल फॉर्मूला आपको यूज करना है कि सर कौन सा फॉर्मूला इसमें जनरल फॉर्मूला रहेगा उसके तौर पे अपने को यूज करना है। तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं दो अलग अलग टाइप के इसके सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो सर सबसे पहले तो आप जनरल फॉर्मूला यूज करो कि कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर सबसे पहले टी हाफ दे रखा है तो यहाँ से क्या निकाल लो कि सर प्रथम को टीबी की रेगल के बराबर कितना होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ये तो सर एक जनरल फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से सबसे पहले के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो के बराबर कितना हो गया कि सर यहाँ से के बराबर हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ कितना होगा कि सर यहाँ से टी हाफ तो 60 मिनट दे रखा है, इसका मतलब सर ये तो के की वैल्यू आ गई। अब इसका जो मेन फॉर्मूला था उसके अंदर अपने को ये वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा मेन फॉर्मूला क्या था कि सर प्रथम को टेबल की रेखा समाकलित वेग समीकरण होते के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। ये वैल्यू बेटा अपने को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है।
अब बेटा यहाँ से जो को के की वैल्यू तो कितनी रहेगी सर, के बराबर रहेगा 0.693 अपॉन 60, ये बराबर होगा 2.303 अपॉन बेटा टाइम कितना दे रखा है 240 मिनट, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको तो बेटा मैं 100 मान लेता हूँ, और टी टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वही मेरे को क्या करनी पड़ेगी यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ से ये तो 4 बार कैंसिल हो गया। बेटा इन सबको अपन सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो 80 आएगा उसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी सर, 80 जो रहेगा उसकी अप्रोक्स वैल्यू मेरे पास में 6.25 क्या रहेगी परसेंटेज रहने वाली है। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का बेटा केवल और केवल 6.25% क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्योंकि ये भी तो अपने को बोल रहा है कि 240 मिनट के बाद में कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6.25 मेरे पास में क्या रहने वाली इसकी वैल्यू रहने वाली। बेटा एक मेथड तो ये था कि सर सबसे पहले आपके पास में जो भी फॉर्मूला वगैरह दे रखे हैं उससे एक जो लॉन्ग मेथड है उसकी हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बेटा दूसरा एक जुगाड़ बताता हूँ मैं इसका, तो कैसे समझो कि सर आपके एक तो टी हाफ दे रखा है और बेटा टाइम दे रखा है, यहाँ से एक काम करो ना आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो। बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या था कि यहाँ से बेटा मैं एक बार थोड़ा इसको रब करके इधर लिख देता हूँ कि 80 बराबर कितना हो गया 6.025% ऑफ ए नोट। मैं इसको थोड़ा यहाँ से रब कर देता हूँ। बेटा इस तरफ अपन मेथड नंबर सेकंड लिखने वाले हैं। सेकंड मेथड क्या होगा कि सर सेकंड मेथड ऐसा होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो कि एन बराबर होता है सर टी अपॉन टी हाफ। यहाँ टी तो कितना दे रखा है 240 मिनट, और बेटा वो टी हाफ कितना दे रखा है 60। इसका मतलब बेटा एन की वैल्यू तो कितनी होगी सर, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आने वाली है 4। इसका मतलब 4 अर्धायुकाल इसके अंदर लगने वाले हैं। अब 4 अर्धायुकाल के बाद में कितना बच जाएगा उस हिसाब से भी अपन क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सर जैसे मान लो इनिशियल 100 माना, पहला टी हाफ लगा उसमें कितना हो गया 50, अगले टी हाफ में कितना हो गया 25, 2 टी हाफ हो गया ना बेटा यहाँ तक, अगले के अंदर 12.5 मतलब 3 टी हाफ हो गए, सर एक टी हाफ और लगेगा तो 6.25% क्या रह जाएगा बच जाएगा। इसका मतलब सर 4 टी हाफ के बाद में प्रारंभिक सांद्रता थी वो तो 100 थी, और 100 का 4 टी हाफ के बाद में कितना बच जाएगा कि सर 6.25% बच जाएगा। तो बेटा यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से नंबर ऑफ टी हाफ है उसको कैलकुलेट करो कि अर्धायुकाल कितने लगेंगे, और जो अर्धायुकाल होंगे उसके बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो कि सर मैंने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो 4 लगने वाले हैं, इसका मतलब 4 अर्धायुकाल लगेंगे तो बेटा प्रारंभिक सांद्रता का केवल कितना बच जाएगा 6.25% बच जाएगा। इसका मतलब 93.75% ये क्या हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म होने की कगार पे रहेगा। बेटा इस हिसाब से भी इसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये जो जनरल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से सबसे पहले आपको के निकालना पड़ेगा, फिर के जो होगा उस फॉर्मूले का बेटा आपको ये जो अपने पास में फाइनल फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप थोड़ा मतलब इसमें लॉग वगैरह का यूज होगा, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इसका डायरेक्ट जो मेथड है उसको भी यूज कर सकते हो। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 को नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 52 को आप जल्दी नोट करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये बोला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग जिसको बेटा क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। यह 10 ग्राम अभिकारक को 2.5 ग्राम तक कम करने के लिए कितना समय लेगी। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो ना आप इसमें कि सर टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास में कि टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन 80। बेटा ये एक जनरल फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले का आपको क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा। सर यहाँ सब कुछ तो अपने को दे रखा है बेटा, टी थोड़ी होगा इधर, ये अपने पास में के रहेगा ना।
कि सर ये जनरल फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको टाइम ही तो बताना है, तो बेटा सब कुछ यहाँ आप पुट करो कि सर ये होएगा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 10 की पावर -3 लॉग इनिशियल कितना दे रखा था कि सर इनिशियल आपको 10 ग्राम दे रखा था और 2.5 करना है, तो बेटा ये तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो बेटा log 4 की वैल्यू 0.6020 के आसपास में हो जाएगी, तो ये वैल्यू होगी 2.303 गुणा 10 की पावर -3 की जगह अब की बार किसकी हो जाएगी प्लस की, और log 4 की वैल्यू 0.6020 होगी। और बेटा इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 1386 सेकंड के आसपास में क्या रहेगी इसकी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब है प्रथम कोटि अभिक्रिया को अगर 10 ग्राम से 2.5 ग्राम होगा उस तक जाने में जो समय लगेगा उसकी वैल्यू बेटा अप्रोक्स कितनी रहेगी सर 1386 सेकंड के आसपास में इसकी अप्रोक्स वैल्यू रहने वाली है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 53 था, एक बार इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 को आप नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको इतना दे रखा है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो। बेटा अपन जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे कि सर टी हाफ का जो फॉर्मूला होगा उसकी वैल्यू होगी टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होगा। बेटा ये जनरल फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब सर यहाँ से टी हाफ होगा उसकी वैल्यू होगी 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे रखी है सर के की वैल्यू अपने को दे रखी है ये दे रखी है 7.39 इंटू 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी। ये वैल्यू अपने पास में इसकी रहने वाली है, तो बेटा एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको मैं 69.3 बना देता हूँ, ये 7.39 रहेगी गुणा 10 की पावर 3 बच जाएगी। तो बेटा इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी कितनी रहेगी, ये 9.38 के आसपास में जाएगा और 10 की पावर 3 रहने वाली है। और बेटा अपने को अर्धायुकाल ज्ञात करना था, तो ये सब वैल्यू किसके अंदर रहेगी कि सर सेकंड के अंदर वैल्यू रहने वाली है। बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फॉर्मूला ये था, और अपने को सर एक चीज़ पता है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी उसका टी हाफ होगा उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये अपने को ध्यान रखना था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 54 था। इसके बाद में बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं, तो एक बार आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 20 मिनट है, तो इसके वेग स्थिरांक की क्या करना है आपको गणना करनी है। तो मतलब वेग नियतांक के की बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो के बराबर कितना हो जाएगा कि सर के बराबर हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। बेटा यहाँ से 0.693 अपॉन टी हाफ है, और बेटा टी हाफ कितना दे रखा है 20 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो बेटा यहाँ से आप इसको के को क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप एक बार इसको ट्राई करो, देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर रहने वाला है। तो एक बार बेटा आप इसको ट्राई करो, जो भी आंसर है वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 नोट करो एक बार। तो बेटा इसका जो फाइनल आंसर अपने पास में रहेगा वो रहेगा 3.47 इंटू 10 की पावर -2, इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला। बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 55 था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 25 मिनट है, तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने के लिए कितना टाइम इसके अंदर लगने वाला है। तो बेटा ये चीज अपने को ध्यान रखनी थी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो अपन आराम से। किसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, वही जनरल फॉर्मूला कि सर के बराबर आवश्यक समय निकालना, तो डायरेक्ट टी बराबर रख देता हूँ मैं।
बेटा सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, क्या कि सर इसके अंदर आपको अर्धा काल दे रखा है, तो क्या निकालो कि के बराबर क्या होगा, तो ये होगा 0.693 अपन 25। ये तो बेटा इसके लिए के हो गया। अब जो मेन फॉर्मूला उसके अंदर पुट करो कि सर टी बराबर होगा 2.303 अपॉन के log ए नॉट अपॉन 80। बेटा यहाँ टी अपने को कैलकुलेट करना था, तो टी बराबर हो गया 2.303 अपॉन 0.693। बेटा 25 नीचे से ऊपर चला जाएगा, लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी मान लो 100, और बेटा 99% खत्म हो गया, तो बच कितना गया 1। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 को 25 से गुणा करोगे तो 50। तो ये वैल्यू होगी इसे टी बराबर 2.303 अपॉन 0.693 गुणा 50। बेटा यहाँ से अपने को इसको कैलकुलेट करना था, तो एक बार आप इसको देखे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा। तो बेटा इसको कैलकुलेट करो एक बार, देखिए आप, और जो भी फाइनल आंसर है उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में एक बार ट्राई करो। तो बेटा इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू अपने पास में रहेगी, वो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी सर, अप्रोक्स वैल्यू इसकी अपने पास में लगभग आएगी 166 मिनट के आसपास में इसकी वैल्यू होने वाली है। बेटा ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना था, ये वैल्यू अपने पास में इसके अंदर मिनट के अंदर रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 था बेटा, आसान क्वेश्चन था। ये जो जनरल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का क्या करना था अपने को, यूज करना था कि सर ये जो जनरल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि के बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, जहाँ ए नॉट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता होगी। तो बेटा यहाँ ए नॉट का मतलब क्या होगा कि सर यहाँ ए नॉट बराबर होगा ए नॉट बराबर होगा प्रारंभिक सांद्रता, और 80 बराबर क्या होगा कि सर 80 बराबर होगा टी समय पर सांद्रता। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ये बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की वैल्यू इतनी दे रखी है, 20 ग्राम को 2.5 ग्राम तक पहुंचने के लिए कितना समय इसके अंदर लगने वाला है। तो बेटा इसको तो आप भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 होगा, इसमें बेटा वेग स्थिरांक दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, फाइनल सांद्रता दे रखी है। तो एक बार मैं वैल्यूज वगैरह आपको पुट करके सिखा देता हूँ। बेटा वेग स्थिरांक डायरेक्ट दे रखा है, तो टी कितना होगा, किसे टी बराबर होगा 2.303 अपॉन के, और सर के की जगह कितना दे रखा है कि के की जगह दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -3 है। तो बेटा मैं ऊपर ही ले जाता हूँ डायरेक्ट इसको, तो इसको प्लस की 3 बना दूंगा, 10 की पावर 3 लॉग प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी दे रखी 20, और टी टाइम पे कितनी है 5। बेटा ये तो 4 हो जाएगी, और लॉग 4 की वैल्यू 0.6020 होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी कि टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 2 गुणा, ये तो 4 और 4 लॉग 4 की वैल्यू 0.6020, तो ये हो जाएगी 0.6020 गुणा 10 की पावर 3 के आसपास में इसकी अप्रोक्स वैल्यू रहेगी। बेटा एक बार इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि सर इसके पास में क्या अपने पास में आंसर रहने वाला है। तो एक बार बेटा इसकी कैलकुलेशन को करो आप, और जो भी आंसर है उसको बताओ एक बार। तो बेटा यहाँ से लगभग इसकी अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी वो लगभग 693 सेकंड के आसपास में क्या आने वाली इसकी वैल्यू होने वाली है। बेटा अपने को टाइम ही तो बताना था कितना टाइम ये लेने वाली है। तो इसमें बेटा सब कुछ दे रखा था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, और कैलकुलेशन करने के लिए वही जनरल फॉर्मूला कि टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 ये बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल आपको 50 सेकंड दे रखा है, तो इसके वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। बेटा इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना आप लोग, 50 सेकंड दे रखे हैं। इसको बेटा होमवर्क के तौर पे ट्राई कर लेना आप लोग, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्धायुकाल दे रखा है, तो वही फॉर्मूला कि के बराबर
0.693 अपॉन टी हाफ। बेटा ये फॉर्मूला इसके अंदर क्या करना है आपको यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको आप बेटा होमवर्क के तौर पे ट्राई कराना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो अभी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ये बोला कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ तथा अभिक्रिया की सांद्रता के मध्य ग्राफ कैसा होगा। तो बेटा इसके अंदर अपने को ग्राफ पुट करना था, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ कितना होता है कि सर टी हाफ होगा वो बराबर होगा 0.693 अपॉन के। इसका मतलब ये होगा कि सर प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी उसका टी हाफ होगा, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो सर अगर आप ग्राफ पुट करना चाहो टी हाफ और सांद्रता के बीच में, तो बेटा वो एक ग्राफ होगा, वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ एक ये स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो बेटा ये बोला कि एक वक्र प्राप्त होगा 45 डिग्री के ढाल पर सीधी रेखा, ऐसा समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा प्राप्त होगी। नहीं, समय क्या थोड़ी होगी, ये तो सांद्रता के समानांतर होने वाली है। फोर्थ ऑप्शन है कि सांद्रता एक्स के समानांतर सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। बिल्कुल सही बात है बेटा, समय के साथ में होती तो ये ग्राफ ऐसा नहीं हो जाता क्या, इधर टी हाफ है और इधर ए है, समय के साथ में तो ऐसा ग्राफ हो जाता, कि ऐसा ग्राफ इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब सांद्रता एक्स के समानांतर सीधी रेखा क्या होने वाली है, इसके अंदर प्राप्त होने वाली। बड़े ये क्वेश्चन नंबर 59 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर चलते हैं अपन, 60 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास ही में बोल रहा है कि नीचे दिए गए डाटा इस प्रकार है, तो इसमें भी कि रेखी कोटि को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसमें देखो दो अलग अलग टाइप के डाटा दे रखे हैं। इसका जनरल जो नॉर्मल मेथड मैंने आपको इसके दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर सिखाया था कि आप कैलकुलेट करो कि सर यहाँ से आने में रेट कितने टाइम हो रही है, डबल। यहाँ से आया तब भी रेट कितनी हो रही है, डबल। और बेटा यहाँ से आने में भी जो वेग है वो कितना टाइम हो रहा है, डबल। इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। बेटा अपने को ये पता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन को तो गुना करने पर दर भी दोगुनी हो रही है, तो ऑर्डर कितना होगा, तो कोटि का मान 1 होता है। देख सुन, ऐसे समझा रही इसको कि सर रेट का जनरल फॉर्मूला ये था कि रेट बराबर के 1 की पावर n। अब ये कह रहा कि आप एक की सांद्रता को 2 गुना करो, मतलब जो भी रिएक्टेंट था उसकी सांद्रता को 2 गुना करो। तो बेटा k बराबर 2a, और इसको 2 गुना करने पर रेट भी कितने टाइम हो रही है, सिर्फ पुरानी रेट की डबल हो रही है। तो बेटा ये 2 की पावर 1 रखोगे तभी तो डबल होगा ना, क्योंकि 2 रख दोगे तो रेट तो 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब इसके पावर में कितना आएगा, 1 आएगा। बेटा 1 आएगा तो ये जो पावर होती है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सर ये कोटि को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इस टाइप की अभिक्रिया की कोटि कितनी होने वाली है, बेटा ये रिएक्शन है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की रिएक्शन होने वाली है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जो एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट ये सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी लगभग मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन ट्राई किए थे, तो वहाँ मैंने इसके कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताए थे। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक बार बच्चों नोट करो आप इसको। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 75% अभिक्रिया 30 मिनट में पूर्ण होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया 75% अभिक्रिया 30 मिनट में पूर्ण होती है, तो 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बेटा ये तो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, ये शून्य कोटि थोड़ी होगी इधर। बेटा एक बार मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, शायद ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। हाँ बेटा यहाँ थोड़ी एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, शून्य कोटि नहीं होगी।
बेटे प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, थोड़ा इसको अपन चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास में रहेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% अभिक्रिया 30 मिनट में पूर्ण होती है, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय होगा, उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटे दोनों रिजल्ट अपने को पता है कि सर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को T75% खत्म होने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू होगी 2 गुणा T हाफ। सर एक रिजल्ट तो ये पता है, और सर दूसरा रिजल्ट मेरे को ये चीज भी पता है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 99.9% खत्म होने में जो टाइम लगेगा बेटा वो टी हाफ का कितना लगेगा, 10 मिनट, मतलब 10 टाइम क्या लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। इसका मतलब सर आप टी हाफ की वैल्यू को क्या कर लो, एक बार कैलकुलेट कर लो, उससे जो है ना अपन इसको कैलकुलेट कर सकते। बेटा पहला हिंट क्या दे रखा है कि कोई भी रिएक्शन 75% होगी उसमें कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट। तो बेटा कैसा होगा, 30 बराबर 2 गुणा टी हाफ। तो बेटा यहाँ से टी हाफ कितना हो गया कि सर यहाँ से टी हाफ हो गया, उसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 15 मिनट। अब सर टी हाफ की वैल्यू 15 मिनट, अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो बेटा T99% कितना हो जाएगा कि सर T99.9% होगा, उसमें 10 टी हाफ लगते हैं, उसे टी हाफ की वैल्यू 15 आ रही है। इसका मतलब सर ये लगभग 150 मिनट के आसपास में क्या होगा, वैल्यू होने वाली है। बेटा इसका आंसर क्या होगा कि सर लगभग इसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा, 150 मिनट इसके अंदर लगने वाली है। बेटा ये क्या आंसर दे रखा, ऑप्शन नंबर ये दे रखा। अगर बेटा या तो इसको ऐसे कर सकते थे, या फिर अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो बेटा फिर उस कंडीशन में क्या करना पड़ता कि सर उस कंडीशन में एक काम करते हैं हम पहले तो एक इक्वेशन लिखते हैं कि k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A0/80। सर इस इक्वेशन को अपन सबसे पहले एप्लीकेबल करते हैं किसके लिए, 75% के लिए। बेटा यहाँ 175% खत्म हो गया तो 25%, यहाँ से बेटा के की वैल्यू निकालते हैं और फिर टी जो 99.9% है उस वाले के अंदर के की वैल्यू को पुट करते हैं और वहाँ से वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें नहीं करनी है अपने को, अब इतना टाइम थोड़ी लगाना है कि 2 अलग अलग इक्वेशन बनाओ फिर उससे जो आंसर है उसको कैलकुलेट करो। तो बेटा एक डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 3-4 रिजल्ट वो मैंने आपको लिखवाए थे। बेटा एक बार वापस रिकॉल करवाता हूँ मैं उनको। बेटा ये कुछ रिजल्ट्स अपन ने कल देखे थे कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 75% खत्म होने में जो टाइम लगेगा बेटा टी हाफ का कितना लगेगा, डबल 87.5% होगी, उसमें जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का ट्रिपल लगेगा। 93.75% खत्म होने में टाइम लगेगा वो 4 टाइम लगेगा, और बेटा 99.9% खत्म होने में जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, टी हाफ का 10 टाइम लगेगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया को 100% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never goes to completion। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसको 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिटी टाइम इसके अंदर लगने वाला है। तो बेटा ये 4-5 रिजल्ट हैं वो डायरेक्ट याद रखने। सबसे पहले क्या याद रखोगे कि सर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 75% कंप्लीट होगी। इसका आंसर ऐसे समझो कि पहले इनिशियल 100 था, एक टी हाफ लगा आधा हो गया, दूसरे टी हाफ में कितना हो गया, 25% हो गया। बेटा 25% बच गया, इसका मतलब सर इस कंडीशन के अंदर खत्म कितना हो गया होगा, तो बेटा ये लगभग 75% खत्म हो गया। इसमें टाइम कितना लगा है कि सर इसके अंदर एक और एक 2 टी हाफ इसके अंदर लगे, इसका मतलब T75% खत्म होने में टी हाफ कितने लगेंगे, 2। बेटा अगले के अंदर ये 12.5% बच जाएगा। बेटा 12.5% बच रहा है, इसका मतलब खत्म कितना हो गया कि सर 87.5% हो गया। इसमें टाइम कितना लग रहा है कि सर में 1, 2 और 3 टी हाफ इसके अंदर लग रहे हैं, इसका मतलब टी हाफ कितने लगेंगे इसके अंदर, 3 टी हाफ इसके अंदर लगने वाला। बेटा अगला होगा उसमें उसका भी आधा हो जाएगा, और बेटा यहाँ तक पहुंचने का मतलब कि 93.5% खत्म कर दिया। बेटा टी हाफ कितने लगेंगे, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इसके अंदर 4 टी हाफ लगने वाले हैं। तो T93.5% खत्म होने में जो टी हाफ लगेंगे उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, 4 टी हाफ इसके अंदर लगने वाले। 99.9% होगा तो सर उसके अंदर 10 टी हाफ लगने वाले हैं,
और 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब कि टी 100% होने में जो टाइम लगेगा उसकी अप्रोक्स वैल्यू बेटा इसके अंदर कितनी रहने वाली है कि सर इन्फिनिटी इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें बेटा आपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। इनको इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल बोलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक बार नोट करो बच्चों। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 अपने पास में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 अपने पास में कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता 1/4 गुना तक कम करने के लिए लिया गया समय 10 मिनट है। तब सांद्रता को 1/16 गुना तक कम करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में अपने को दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन तो आप 1/4 के लिए बनाओ, तो सर के बराबर होगा 2.303 अपॉन टी कितना है कि सर इसके लिए 10 मिनट है। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैंने ए मान लिया और दूसरी को 1/4 मानना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना 1/4। ये तो बेटा इक्वेशन नंबर अपने पास में एक अलग इक्वेशन होगी और दूसरी इक्वेशन बनानी के बराबर 2.303। बेटा ये वाला तो टाइम कैलकुलेट करना है। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं ए मान लेता हूँ, ये 1/16 हो जाएगी किसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। बेटा ऐसे ए तो कट जाएगा, उधर अपने पास में क्या रहेगा उससे के भी कट जाएगा। बेटा यहाँ मेरे पास में क्या रहेगा कि सर यहाँ आपके पास में रहेगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बेटा नीचे से आएगा 1/t log 16 और ये बेटा किसके बराबर होगा कि सर ये बराबर होगा 1/10 log 4 के क्या होने वाला है बराबर होने वाला है। बेटा यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सर 1/t log 4 को क्या लिख सकता हूँ log 16 को 4 की पावर 2 और ये बराबर होगा 1/10 log 4। बेटा यहाँ से जो टाइम होगा इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में जो अप्रोक्स टाइम आएगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 20 मिनट रहेगी। तो बेटा ये एक जनरल इक्वेशन थी कि सर आपके पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है प्रथम कोटि अभिक्रिया उसकी समाकलित वेग समीकरण आपके पास में होती है कि सर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगी के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन। सर दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है और इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड करके यहाँ से जो टाइम था सर इसी की वैल्यू को क्या करना था आपको कैलकुलेट करना था। तो ये जो टाइम है इसकी वैल्यू को आपको यहाँ से क्या करना है कैलकुलेट करना है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 62 था। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा और उसके बाद में लेफ्ट अमाउंट होगा कि एन अर्धयुकाल के बाद में कितना प्रतिशत शेष बच जाएगा, उसके 2 4 5 7 क्वेश्चंस में और करवाऊंगा आपको। तो बेटा ये क्वेश्चन अपने ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो ये आप होमवर्क के तौर पे इसको ट्राई करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 होगा। बेटा ये भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, यहाँ के की वैल्यू कुछ दूसरी थी, इसको भी आप होमवर्क के तौर पे ट्राई करो। बेटा फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें कितना समय लगेगा, तो बेटा टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख देता हूँ 20 और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 5 और बेटा के की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ से के है उसकी वैल्यू भी अपने को कितनी दे रखी है कि सर के की वैल्यू 10 की पावर -2 दे रखी है। तो बेटा टी बराबर कितना होगा कि सर टी बराबर होगा 2.303, 10 की पावर 2 को मैं ऑलरेडी ऊपर ही लिया था। बेटा 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये log 4 हो जाएगा और log 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.6020। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2.303 गुणा 10 की पावर 2 और ये 0.6020 अपने पास में रहने वाला है। बेटा यहाँ से ट्राई करना है, इसका जो भी आंसर है वो आपके लिए होमवर्क है उसमें बताना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 65 पे रेडियो एक्टिव के लिए 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने ऑलरेडी खूब सारे कर लिए, इसको भी होमवर्क के तौर पे आपको क्या करना है ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 65 तक था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके पास में क्या रखा है, कोबाल्ट है जिसका अर्धायुकाल इतना दे रखा 10 ग्राम मात्रा से प्रारंभ किया जाता है, तो कोबाल्ट की 21.2 वर्षों के बाद में मात्रा कितनी शेष रह जाएगी, इसका मतलब सर वही लेफ्ट अमाउंट। तो एन अर्धायुकाल के बाद एन हाफ लाइफ के बाद बची मात्रा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर इसका फॉर्मूला होता है
ए नॉट टू की पावर एन। बेटा यहाँ से सबसे पहले एन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर एन का फॉर्मूला होता है जिसको अर्धआयुकालों की संख्या बोलते हैं, वो होता है टी अपॉन टी हाफ। बेटा टाइम तो कितना दे रखा है कि सर यहाँ अपने को टाइम तो 21.2 साल दे रखे हैं, और बेटा अर्धआयुकाल कितना दे रखा है 5.3। इसका मतलब सर लगभग ये इतना एन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। बेटा यहाँ से अप्रोक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इसका मतलब सर ये एन होगा जिसको अर्धआयुकालों की संख्या बोलते हैं, अर्ध आयुकालों की संख्या। बेटा वो कितनी रहेगी कि सर वो अपने पास में 4 रहेगी। इसका मतलब 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 4। बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है कि सर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 दे रखी है, और 2 की पावर 4 करोगे, इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 10/16। इससे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ये अप्रोक्स कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 0.625 मिलीग्राम इसके पास में क्या रहने वाला है कि सर ये 4 अर्धआयुकाल के बाद में प्रारंभिक सांद्रता होगी, उसका कितना बच जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, जहाँ एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, इससे 4 अर्धआयुकाल लगेंगे। 4 अर्धआयुकाल का मतलब है कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। तो 10 को आपको कितने से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो जब 100 को अपन 16 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 6.25% के आसपास में आता है। बेटा कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर यहाँ सही होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 66 था। तो बच्चे एक बार इसको नोट करो आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये रहेगा कि एक प्रथम कोटि भी क्रिया है, इसकी आर की सांद्रता इतनी दे रखी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वेग स्थिरांक कैलकुलेट करना है। बट इसके लिए रेट कैसे लिखते हैं कि सर रेट बराबर होगा, इसकी सर यहाँ से रेट बराबर होगा अपने पास में के, एक की पावर 1 होगी क्योंकि प्रथम कोटि भी क्रिया है। तो बेटा इसके लिए दर तो कितनी दे रखी है कि सर इसके लिए दर दे रखी है, ये मिनट के अंदर दे रखी है ना। तो सबसे पहले रेट को आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कर लो, 7.5 इंटू 10⁻⁻4, और इसको 60 से आप डिवाइड कर दो। तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा। बट इसको मैं पीछे तरफ बनाऊंगा ना, तो उसको 75 बनाऊंगा 10⁻5। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ये सेकेंड इनवर्स आएगी, ठीक है, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से आर की आपको क्या बतानी है, सांद्रता इतनी है तो के की वैल्यू बतानी है। तो बेटा अब हो जाएगा कि सर रेट तो कितनी आ गई, 1.25 इंटू 10⁻⁻5। के मेरे को कैलकुलेट करना था, और सर यहाँ से आर कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो सर के बराबर कितना आ जाएगा, 1.25, उसको डिवाइड करो 0.5 से, गुणा 10⁻⁻5। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि सर 1.25 होगा, उसका आधा 0.65 आएगा, और वहाँ 10 की पावर कितनी रहने वाली है, 5 रहने वाली है। बेटा एक बार इसको ट्राई करो, देखते हैं देखिए क्या आंसर रहने वाला है इसका। एक बार आप इसको ट्राई करो, फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं अपन। ये बेटा अप्रोक्स डबल हो जाएगा ना इसका, तो 1.25 का डबल कितना हो जाएगा ये 2.5 के आसपास में रहेगा, इंटू 10⁵। अरे बेटा 0.5, इसका मतलब डबल हो जाएगा ना, 1/2, दो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 इंटू 10⁵ सेकेंड इनवर्स के अंदर आएगी। बेटा यहाँ से ये अपने पास में सेकंड इनवर्स रहेगा। तो ये ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने को दिखाई दे रहा था। ये था बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 67। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये करेंगे प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक संख्यात्मक रूप से समान है, ठीक है, मतलब के की वैल्यू समान है। यदि प्रत्येक में अभिकारक की सांद्रता 1 मोल से कम हो, 1 मोलर से कम हो, तो अभिक्रिया की दर का सही क्रम क्या होगा। बेटा प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि अभिक्रिया, इसका मतलब रेट कैसे होगी कि सर इसके लिए जनरल रेट तो ये होगी आर रेट बराबर के, 1 की पावर n। प्रथम कोटि के लिए 1 होगी, द्वितीय के लिए 2, 3 ऐसे वैल्यू होने वाली है। अब बेटा एक चीज समझो कि सर कॉन्सेंट्रेशन है, एक की कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोलर से क्या होगी, कम होगी। अब बेटा 1 मोलर से कम, इसका मतलब जैसे मान लो 0.8 0.9 होगी। और बेटा 1 मोलर से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 मोलर से कम होगी। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, 1 मोलर से कम है, इसका मतलब सर 1 से कम हो, उस कंडीशन में अगर आप पावर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एक्चुअल के अंदर उस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, और कम कर रहे हो।
एक से कम है और एक से कम के अंदर पावर बढ़ा है। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे कि सर रेट बराबर के, जैसे मान लो सपोज किया कि मैंने इसकी वैल्यू 0.9 मानी है, उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी 1। सेकेंड ऑर्डर में कितनी करनी पड़ेगी के 0.9 उसकी पावर 2, और थर्ड में क्या करनी पड़ेगी सर रेट बराबर होगा के 0.9 की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 3। इसका मतलब सर आप एक से कम वैल्यू के अंदर पावर बढ़ा रहे हो तो एक्चुअल के अंदर उसकी रेट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इसका मतलब सर सबसे ज्यादा तो R1 होगी, उसके बाद में R2 और सबसे कम कौन होने वाली है R3। बेटा यही वैल्यू अगर एक से ज्यादा होती उस कंडीशन में कौन ज्यादा हो जाता, R3 सबसे ज्यादा हो जाता। बेटा ऐसा ऑप्शन देखना जहां R1 ज्यादा R2 कम और उसके बाद में R3। बेटा ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड अपने को नजर आ रहा है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 68 था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक का अर्धायुकाल 100 मिनट है तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता से 75% तक शेष होने में कितना टाइम लगेगा। बड़े जनरल डायरेक्ट पता है अपने को रिजल्ट कि कैसे करोगे कि सर माना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, पहला अर्धायुकाल लगा तो उसमें कितना बच गया 50%, अगला अर्धायुकाल लगा तो उसमें कितना बच गया 25%। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ आने में आपने इसको खर्च कितना कर दिया कि सर ये 75% तो खत्म कर दिया। अब बेटा 75% खत्म होने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर 2 अर्धायुकाल लग रहे हैं, इसका मतलब 75% खत्म होगा तो 2 इसके अंदर क्या लगने वाले हैं टी हाफ। अब बेटे अर्धायुकाल तो 100 मिनट दे रखा है तो 75% होने में कितना लग जाएगा 2 गुणा 100, मतलब कितनी लगने वाली है कि सर इसकी अप्रोक्स वैल्यू 200 मिनट के आसपास में लगने वाली है। 75% अगर आपको खत्म करना है तो कम से कम 200 मिनट इसके अंदर लगने वाले हैं। बेटा ऐसा देख लो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर दे रखा है। और बेटा ये डायरेक्ट रिजल्ट भी तो याद होता है ना अपने को, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ के हैं कि सर 75% खत्म होगी, इसका मतलब कि 2 इसके अंदर क्या लगेंगे टी हाफ इसके अंदर लगने वाले हैं। बेटा ये सब चीजें अपने को क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर ट्राई करनी थी। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है तो 50% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा। बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन है, आप इसको हम के तौर पे ट्राई करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो अभी अभी करके आए ना अपने 75% का किया था, एक जगह 99.9 का किया था, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 70 को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल इतना है तो एक बंद नली में 1 ग्राम तत्व 300 वर्षों के बाद में कितना शेष रह जाएगा। कर सकते हैं इसको, वही 2 की पावर n, या फिर इसको एक बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं अपन कि सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो तो n बराबर क्या होगा t अपॉन टी हाफ। बेटा यहाँ से टाइम तो कितना देर का 300 साल दे रखी है, इसका मतलब है कि सर यहाँ मेरे को अगर n निकालनी है तो टाइम तो 300 साल दे रखी है, और बेटा अर्धायुकाल कितना है 150, इसका मतलब n कितने होने वाले 2, 2 इसके अंदर क्या लगने वाले बेटा अर्धायुकाल, तो 2 अर्धायुकाल के बाद में एक कितना बच जाएगा अर्धायुकाल के बाद में, तो बेटा 2 अर्धायुकाल इसके अंदर लगेंगे। इसका मतलब पहला अर्धायुकाल था उसमें 1 ग्राम था, बेटा वो 1 ग्राम पहले अर्धायुकाल के अंदर तो कितना हुआ कि सर पहला अर्धायुकाल लगा उसके अंदर 0.5 ग्राम हो गया, अर्धायुकाल 2 लगने थे तो दूसरे अर्धायुकाल के अंदर कितना हो जाएगा 0.25 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर वो जो रेडियो एक्टिव था वो 300 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा कि 300 वर्षों के बाद में लगभग 0 पॉइंट अपने पास में कितना बच जाएगा 0.25 के आसपास में बचने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो सही होगा। कर सकते हो बेटा इसको आराम से, कोई मतलब बड़ा इश्यू थोड़ी है इसके अंदर। और ऐसे नहीं करो तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा लो कि सर ए कितना था 1 ग्राम, 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और बेटा 1 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी 0.25 ही तो आएगा तब परसेंटेज के अंदर, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप 71 को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसको भी बेटा आप होमवर्क के तौर पे ट्राई करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी चौथे पांचवें लेक्चर के अंदर किए थे। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये कह रहा है कि कार्बन है उसको 20 ग्राम को अर्धायुकाल अपने को इतना दे रखा है, तो कार्बन 14 के 100 ग्राम को 25 मिलीग्राम में विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पे ट्राई करना है। वैसे कर सकते हो इसको आराम से कि सर 20 ग्राम होगा, उस 20 ग्राम का अर्धायुकाल है उसकी वैल्यू तो आपको इतना दे रखी है। अब नेक्स्ट अपने पास में ये कह रहे हैं कि बेटा इस वैल्यू से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि 100 ग्राम को
225 मिलीग्राम में विघटित होने में कितना समय लगेगा? बेटा इसको वैसे ट्राई कर सकते हो कि आप लोग एक बार इसको ट्राई करना एक बार आप। इसके बाद के बच्चों बेटा क्वेश्चंस, बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 72 था। इसके बाद में बच्चों अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहेगा 73, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू बच्चों।